हेलो दोस्तों, हम लोगों ने 70 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। अभी 71 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन सबसे पहला है कि लोकपाल के संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। तो जो है लोकपाल जो था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में आया था। इसकी जो मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, उसमें विशेषताएँ हैं कि लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। तो पहला वाला जो है इसका सही हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा कि लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन है लोकपाल में 50% सदस्य न्यायिक सेवा में होंगे। तो दूसरा भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 50% तो न्यायिक सेवा के सदस्य होंगे और जो बाकी के 50% सदस्य हैं वो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से, चाहे अल्पसंख्यक और महिलाओं से जो है संबंधित होते हैं। तो ए भी सही है, सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। और थर्ड वाला ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। तो ये गलत है, क्योंकि जो है लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री और संसद सदस्य, मंत्रीगण, ये सब भी आते हैं। इसलिए कथन जो 3 है ना, ये बाहर नहीं रखा गया, इनको यहाँ पे लिखा है बाहर रखा गया, तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो केवल 2 इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है आपका 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित राज्यों के संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राज्यों का संघ है, तो कह रहा है सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यों के संघ में केवल जो है आपके राज्य आते हैं, ना कि उसमें संघ शासित प्रदेश। अगर संघ शासित प्रदेश आएंगे तो वो भारत का क्षेत्र हो जाएगा। 2 शब्द होते हैं, एक होता है भारत का क्षेत्र और एक होता है राज्यों का संघ। तो राज्यों के संघ में केंद्र शासित प्रदेश नहीं आते, लेकिन जो है मतलब इसके भारत के क्षेत्र में राज्य और संघ मतलब दोनों ही आते हैं, संघ शासित प्रदेश दोनों ही आते हैं। इसलिए अगर पूछा जाए कि राज्यों का संघ और भारत के क्षेत्र, इन दोनों में कौन सा व्यापक है, तो भारत का क्षेत्र जो है ज़्यादा व्यापक होगा। क्योंकि भारत के क्षेत्र में क्या होता है कि भारत के क्षेत्र में संघ शासित प्रदेश और राज्य दोनों आ जाते हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है संघ शासित प्रदेश का केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान संबंध होता है। जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान संबंध गलत है, क्योंकि राज्यों का तो अलग अलग राज्यों का प्रशासन देखो, मुख्यमंत्री होता है, ये सब होते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में तो केंद्र का ही लगभग आधा वर्चस्व तो केंद्र का ही रहता है, केंद्र ही देखता है। तो इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है राज्य मतलब राज्य क्या है, राज्य संघीय व्यवस्था में सदस्य होता है और केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा भी करता है। लेकिन जो संघ शासित प्रदेश होता है वो उसका जो केंद्र द्वारा वो अधिकृत क्षेत्र होता है और केंद्र सरकार का ही वहाँ पर शासन होता है। तो इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ना तो 1 ना तो 2, कौन से कथन सही है, ना तो 1 ना तो 2। तो 72 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहे जाने का प्रमुख कारण है। मतलब किसे जीवन दस्तावेज क्यों है, इसकी प्रकृति कठोर है और इसमें संशोधन करना कठिन है। तो ये जीवन दस्तावेज नहीं है, अगर कठिन होता तो फिर वो मरा रहता, लेकिन उसको क्या है, लचीला है, कहीं कहीं होगा, लचीला तो नहीं दिया इसमें। दूसरा है भारत के संविधान में विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों से कई प्रावधानों को शामिल किया गया, इसलिए लचीला है, गलत है। तीसरा सही है, इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है, ये करेक्ट है, क्योंकि लचीलापन है तभी वो जीवंत है। अगर मान लिया कोई चीज़ हमें बदलना है तो हम उसको बदल सकते हैं। तो 73 का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान जो है एक लचीलापन उसमें निहित है और उसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। फिर है आपका 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कितने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उल्लिखित अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है युक्ति प्रतिबंध कौन कौन से युक्ति प्रतिबंध है आर्टिकल 19 के तहत। तो पहला ऑप्शन है एक खुफिया अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री लीक करना। अगर कोई खुफिया अधिकारी है और वो गोपनीय सामग्री लीक कर रहा है तो वो तो आएगा भाई अंतर्गत, उसको प्रतिबंध लगाया जाएगा 19 में। और जिस प्रतिबंध कहाँ लाया जाता है, अगर भारत की संप्रभुता एक अखंडता पर आँच आती है या राज्य की सुरक्षा पर आँच आती है, चाहे सार्वजनिक आदेश हो गए, शालीनता, नैतिकता या न्यायालय की अवमानना, ये सब। तो अगर देखो भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना, पहला तो सही है।
दूसरा है भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना। तो अगर हम भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो ये भी प्रतिबंधित है, 1 और 2। तीसरा है लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण। तो देखो लोकसभा में सरकार की स्थिरता अभी तक ये जो है नहीं है, इस पर प्रतिबंध कोई लगाया नहीं गया है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। बाकी न्यायालय की अवमानना के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो 74 का केवल 3 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के संशोधन के संदर्भ में दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान में संशोधन मांग करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो संविधान में संशोधन है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति नहीं, मतलब उसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती नहीं, और बाद में जब उसके पास जाता है तो स्वीकृति देनी भी पड़ती है। दूसरा है संविधान संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों को आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए। ये गलत है। सभी विधेयकों को क्यों मिलेगा? जिसमें जो कोई अगर संघीय मामलों से संबंधित होगा उस पर मतलब आधे राज्यों का चाहिए होगा, बाकी नहीं चाहिए। मतलब उसमें अगर मान लिया और कोई विधेयक है, जैसे साधारण विधेयक हो गया, तो उसको नहीं, उसके लिए जो है हमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन नहीं चाहिए। और तो इसलिए इसका दूसरा वाला सभी भी लिखा है, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसके गलत हो जाएगा और पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं और दूसरा गलत कर लेते हैं। 75 नंबर हो गया। अब 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैग के बारे में पूछ रहा है। कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल किस में आता है? 148 में आता है सबसे पहली बार। और इसे क्या किया गया है? एक स्वतंत्र इसकी पद की व्यवस्था की गई है। इसको महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। और इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि कैग भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख और मुखिया होता है। तो हाँ, ये सही है, क्योंकि भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया ही होता है और ये लोक वित्त का संरक्षक भी होता है। तो ये जो क्या करता है, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण करता है, इसलिए पहला कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा, कैग को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या कैग को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ये गलत है, क्योंकि कैग जो है अपने पद से मतलब राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय जो है त्यागपत्र दे देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, केवल उसी रीति से इसको हटाता है कैग को जिस रीति से किसको हटाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। और इसमें क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत, मैंने इसमें संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और यहाँ क्या लिखा है? संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये गलत है, पहला सही है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति संघ और राज्यों की लेखाओं की लेखा परीक्षा के संदर्भ में कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करता है। तो देखो आर्टिकल 149 में कहा गया है कि संसद जो है, संसद को केंद्र, राज्य और क्या, केंद्र, राज्य हो गया, और या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के संबंध में कैग के कर्तव्यों, शक्तियों को निर्धारित करने की अधिकृत करता है। तो कैग के शक्तियों को कौन करता है? अधिकृत कौन करता है? संसद और केंद्र। संसद को केंद्र करता है। संसद क्या कौन करता है जी? इसमें लिखा है कि संसद को केंद्र करता है। तो मतलब राष्ट्रपति नहीं करता है, संसद ही करता है इसका। और वो क्या करता है? संसद जो है वो क्या करता है? केंद्र, राज्य और किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के संबंध में क्या करता है? कहता है कि क्या कर्तव्य होगा। चाहे केंद्र के संबंध में, संसद जो होता है वो केंद्र के संबंध में, राज्य के संबंध में और अन्य प्राधिकरण के संबंध में कैग के कर्तव्यों का उल्लेख करता है, क्या क्या है। तो यहाँ राष्ट्रपति लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद करता है। और यहाँ संसद की मंजूरी की आवश्यकता, क्योंकि संसद ही कैग, देखो कैग के लिए संसद याद रखना कि संसद की मंजूरी, संसद ही कर्तव्य और शक्ति के निर्धारण। बस एक काम नहीं करता है, क्या कि संसद को नहीं देता अपना त्यागपत्र, बल्कि राष्ट्रपति को देता है। तो ये याद रखना। तो कैग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्फ्यूजन भी होती है, तो इसलिए पहला क्वेश्चन, इसका पहला कथन सही है, तो केवल एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 कह रहा है कि भारत के संविधान में द्विस्तरीय शासन प्रणाली लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना की गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो सही बात है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का जो है प्रावधान है, जो कि भारत के सभी नागरिक चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे हों या रहते हों, उन्हें नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य की नागरिकता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो सही है, क्योंकि वहाँ पे 50 राज्य हैं, राज्यों का भी अलग से लेना पड़ता है संविधान, मतलब नागरिकता, और राज्य अमेरिका का अलग से नागरिकता होती है, तो दो नागरिकता रखते हैं वो लोग, तो एक दो दोनों सही हैं।
78 नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में पूछा है। कह रहा है कि पहला ऑप्शन, इसमें केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि जो है केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया था, जिसमें राज्य परिषद या उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा या निम्न सदन जो था। तो पहला सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा कह रहा है कि इसमें आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। तो सही बात है, इसमें सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का जो है प्रावधान किया गया था। तो दूसरा भी करेक्ट है। कह रहा है इसमें लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। तो 78 का सी ऑप्शन जो है ये भी सही है, क्योंकि इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का क्या किया था, सृजन किया था 1919 ने। तो इसलिए तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। और इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लाया था, जैसे हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय थे, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पृथक्करण किया था। और अन्य प्रावधान क्या क्या थे कि इसने क्या किया था, लोक सेवा आयोग का गठन किया था, और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया था। तो 1926 में 1919 के तहत हुआ था लोक सेवा आयोग का गठन। तो ये भी सही है, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 79 नंबर कह रहा है टोटलाइजेशन एग्रीमेंट। टोटलाइजेशन एग्रीमेंट माने होता है क्या, सामाजिक सुरक्षा समझौता इसको बोलते हैं, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, जो कि किससे हुआ था, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति TPF की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। उसी में जो हुआ था समझौता हुआ था, कौन सा, सामाजिक सुरक्षा समझौता। इसमें सामाजिक सुरक्षा समझौता और भारत और अमेरिका में द्वारी सामाजिक सुरक्षा कटौती को समाप्त कर देगा। तो इसमें यह था कि ये दोनों क्या करेंगे, भारत और अमेरिका दोनों क्या करेंगे, सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने के नियोक्ताओं को दूसरे देश में तैनात कर्मचारियों के एक ही समूह के लिए द्वारा सामाजिक सुरक्षा योगदान देने से बोझ से राहत मिलेगी, और इसके अंतर्गत दोनों कर्मचारियों को दोनों देशों के अनावश्यक सामाजिक सुरक्षा योगदान से बचाया जा सकता है। मतलब ये क्या करेगा, ये दोनों देशों के बीच एक समझौता है जो दोनों देशों के बीच द्वारी सामाजिक सुरक्षा कटौती को समाप्त करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, सामाजिक सुरक्षा कटौती है टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, और ये भारत अमेरिका के बीच हुआ है। 80 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह नागरिक के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। तो सही है। दूसरा, यह निर्दिष्ट करता है किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो संविधान सही में बताता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो इसके लिए ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, महाधिवक्ता के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है, ये महान्यायवादी की तरह ही होता है, लेकिन ये राज्य के राज्यपाल इसको करते हैं नियुक्त। कह रहा है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। तो 81 का पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है उसके वेतन भत्तों और सेवा फर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। ये राज्य की विधानसभा नहीं करती है, बल्कि कौन करता है, ये करता है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, जैसे महान्यायवादी का कौन करता था, राष्ट्रपति, वैसे इसका राज्यपाल करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। तीसरा भी सही है। तो दो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 का कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की विचार पहली बार एम एन राय ने रखा था 1934 में। करेक्ट है। इसका गठन 1945 में वेबल प्लान, ये वेबल प्लान के द्वारा नहीं हुआ था संविधान सभा का गठन, बल्कि कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था। तो इसलिए इसमें गलत हो जाएगा, केंद्रीय विधान परिषद द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि किसके द्वारा किया गया था, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। यहाँ केंद्रीय लिखा ना तो यहाँ प्रांतीय हो जाएगा, यहाँ विधान परिषद लिखा तो यहाँ विधानसभा हो जाएगा। तो एक ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है, यानी लोकतंत्र अगर है तो क्या होना चाहिए वहाँ पे। तो 83 का ऑप्शन जो है वो आपका बी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जब होगा तो समझ जाओ लोकतंत्र वहाँ पे है, चुनाव होनी चाहिए अच्छे से। और लोकतंत्र की अन्य विशेषताएं क्या हैं, लिखित संविधान भी होना चाहिए, ये मुख्य विशेषताएं हैं। लिखित संविधान, सरकार की संसदीय प्रणाली, गणतंत्रीय स्वरूप। ये मुख्य संविधान मतलब इसके क्या है, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। बाकी सारे तो सही हैं,
लेकिन अनिवार्य पूछा ना तो इसलिए मुख्य विशेषताएं ये सब आते हैं तीसरे, मतलब 1 2 1 3 4 वाला। 84 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य समिति के अध्यक्ष क्या थे? जवाहरलाल नेहरू थे, सही है। प्रक्रिया समिति के वल्लभ भाई पटेल थे, गलत है। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, सही है। तो केवल 1 और 2 ऑप्शन, 1 और 3 ऑप्शन जो है सही है। 84 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसमें कुछ और समितियां देख लेते हैं हम लोग। जैसे राज्य समिति है ना, राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू हैं, तो जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के भी अध्यक्ष थे और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। और सरदार पटेल यहाँ जो पटेल लिखा है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक इसके थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और प्रक्रिया समिति के जो प्रारूप समिति के, देखो भीमराव अम्बेडकर का प्रारूप समिति के थे, यहाँ नहीं दिया है। और मूल अधिकार उप समिति के JB कृपलानी थी। अल्पसंख्यक के SC मुखर्जी थे। और प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके भी राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, तो दोनों राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये जो है समितियों के बारे में क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या वह अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र के पक्ष में सौंप सकता है। तो भारत कर सकता है क्योंकि वो संप्रभु है, उसके ऊपर कोई और पदाधिकारी नहीं है, अपने मामलों का संचालन करने में स्वतंत्र है, इसलिए कर सकता है। तो 1 और 2 दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, तो इसलिए 85 का जो हो जाएगा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका 86 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है संघीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय द्वैध शासन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। देखो 1935 के तहत कौन कौन हुआ, ये तो पक्का हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। बाकी संघीय लोक सेवा आयोग 86 का पहला ऑप्शन, तो क्या पहला सही है? तो यस, क्योंकि इस अधिनियम ने ही संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी, तो संघीय लोक सेवा आयोग वाला भी सही है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, क्या 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आई थी? तो ये भी सही है, क्योंकि इस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसमें संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया था, तो ये भी द्वैध शासन प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई थी। अखिल भारतीय संघ, चौथा नंबर, ये भी अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी 1935 के तहत हुई थी। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। 86 का डी आंसर। 87 नंबर, भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत निम्नलिखित में से कितने मूल कर्तव्य नहीं है? देखो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक, ये दोनों हैं। बाकी ये बच्चों का स्वास्थ्य और DPSP में है दोनों, तो केवल 2 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 87 का। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ये डेनमार्क के साथ हुआ है। ये दुबई में आयोजित UNFCCC के COP28 के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त साझेदारी है। तो 88 का जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के बीच नहीं बल्कि ये डेनमार्क के साथ हुआ था। और डेनमार्क के साथ ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की गई थी। और इसमें क्या किया था, दोनों देशों के कार्बन तटस्थता संबंधी संयुक्त लक्ष्यों को हासिल करने का बात इसमें कहा गया था। और कह रहा है कि इसमें पहला जो भारत और डेनमार्क के बीच 2020 में हस्ताक्षर हुआ था यह पहल सबसे पहले। और कथन 2 कह रहा है इसमें प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम एशियाई देशों में आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि भारत में संधारणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा मिले, ऊर्जा के विकास को बढ़ावा मिले, तेल का बात नहीं है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया में जो है ऊर्जा की बात की गई है, तो संधारणीय ऊर्जा विकास मतलब उसके बारे में बात की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और भारत और डेनमार्क के बीच हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हुआ तो है दुबई में, लेकिन डेनमार्क के साथ, तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया, यही गलत है। इसने भारत के नहीं बल्कि ब्रिटिश के राज्य सचिव का पद को समाप्त कर दिया था। बाकी 1945 में संविधान सभा को नए संविधान का मसौदा तैयार करने, लागू होने के समान कानून बनाने का अधिकार दिया, सही है। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज को करनी थी, ये भी सही है। इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी और चाहे भारत में भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये सब जो है 1947 के द्वारा कहा गया था। अब है 89 नंबर क्वेश्चन के बाद हम आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया, इसे भारतीय संविधान, अच्छा वित्त आयोग तो 280 में है, तो ये 90 का सी, सबको ही पता है 90 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी। तो वित्त आयोग क्या है?
भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले अगर आवश्यकता है तो किया जाता है। तो किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी सारी की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति की, मतलब सारे लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के आदेश के तहत ही तय किया जाता है। वे पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होते हैं। जो वित्त आयोग के सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होते हैं। संविधान ने संसद को वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन की विधि निर्धारित करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण किया है। तो इनकी योग्यताओं का निर्धारण कौन करता है? संसद। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों नगर पालिकाओं के गलत है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों नगर पालिकाओं का नहीं जिम्मेदार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि चुनाव के संचालक की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। दूसरा सही है। 91 का पहला गलत है और दूसरा सही है। 91 का डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार की अधिक जवाबदेही, निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होना, दूसरों की तुलना में विवादों का बेहतर तरीके से समाधान करना, लोकतंत्र के लाभ के रूप में क्या है? तो सही है, तीनों सही है। लोकतंत्र के लाभ 92 का सी, तीनों सही है। ऐसे क्वेश्चन में तीनों सही होते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है? पिछड़ी जाति की नियुक्तियों में आरक्षण देने के मामले पर। क्या पिछड़ी जाति की नियुक्तियों में आरक्षण देने के मामले पर परामर्श लिया जाएगा? तो पहला ही गलत हो जाएगा क्योंकि देखो पहले तो यूपीएससी किस में आता है? यूपीएससी संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक आता है। तो क्या ये सिविल सेवाओं और क्या ये पिछड़ी जाति के नियुक्तियों में आरक्षण देने के मामले पर जो है इससे परामर्श लिया जाता है? तो ये गलत है क्योंकि इससे जो है परामर्श नहीं लिया जाता। दूसरा है किसी अधिकरण के अध्यक्ष का चयन से संबंधित मामले पर इससे लिया जाता है। तो सेकंड वाला भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इससे भी नहीं लिया जाता है। और तीसरा है सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति से संबंधित सभी मामलों पर। तो अगर सिविल सेवाओं में भर्ती हो रही है तो उससे उस मामले पर जो है हम लोग केवल लेते हैं। तो सही उत्तर केवल 3 हो जाएगा, बाकी ऊपर वाले दोनों गलत हो जाएंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन के पुनर्गठन की मंजूरी दी है। इस संदर्भ में कोयला नियंत्रक संगठन के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। कह रहा है कौन कौन से कार्य इसके हैं? तो कोयले के ग्रेड और आकार की घोषणा के संबंध में उपभोक्ताओं और मालिक के बीच विवाद की स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना, करेक्ट है। कोयला खदानों में कोयले के स्टॉक के निपटान, कोयले के उत्पाद, ये भी सही है। कोयला खदान, कोयला सीम के खदान हिस्से को खोलने फिर से खोलने, किसी खदान को विभाजित करना, ये भी मतलब इसमें केंद्र और राज्य के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मासिक आधार पर कोयले खदान से उत्पन्न संबंधित डाटा, ये सभी चारों सही हैं। तो ऐसे ऑप्शन जो होते हैं इसमें में चारों सही होते हैं, लेकिन कभी कभी 1-2 ऑप्शन गलत भी डाल सकता है। तो ऐसा मत मानिएगा क्योंकि ये ट्रिक होता है कि इसमें 1 2 3 4 चारों सही होते हैं, मतलब 60% चांस तो रहता ही है। फिर है 95 नंबर क्वेश्चन, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे। कह रहा है कि कितने व्यक्तियों को भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी? अवैध प्रवासी बच्चा है तो क्या उसको जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी? गलत है। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों बच्चे, गलत है। भारत में निवास करने वाले 7 देशों को किसी को भी नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। 95 का डी है। फिर है 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईएमडी के बारे में पूछ रहा है, भारत मौसम विज्ञान के बारे में। आईएमडी की स्थापना का 150वां वर्ष मनाया जा रहा है। तो आईएमडी क्या है? ये जो है मौसम विज्ञान विभाग है भारत सरकार का, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखो तीसरा ऑप्शन तो यहीं से सही होगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा? भारतीय मौसम विभाग। इसकी वर्ष 1875 में भारत सरकार ने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी और इससे देश के सभी मौसम संबंधी कार्यों का एक केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन लाया गया था। तो पहला कह रहा है क्या यह देश में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की नोडल एजेंसी है? तो पहला गलत है क्योंकि ये नोडल एजेंसी नहीं है, क्योंकि भूकंप का जो गतिविधि निगरानी के लिए वो कौन है? ONCS है। NCS मतलब राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जो है वो जो है करती है, ना कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत सरकार की नोडल एजेंसी IMD है भूकंप के लिए। भूकंप के लिए IMD नहीं है, ये मौसम के लिए है। और भूकंप के लिए कौन है? राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है सही है कि मौसम विज्ञान का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों सही हैं। तो 96 का आंसर
दो और तीन हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 57 पहला ऑप्शन दिया है, एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही है कि हाँ, जो पहली बात तो वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल 360 में आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर एक बार संसद ने अनुमोदित कर दिया तो क्या हमेशा के लिए जारी रहेगा। तो सही बात है कि एक बार संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होने के बाद जो है वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है। तो इसलिए पहला सही है। दूसरा कह रहा है वित्तीय आपातकाल घोषित करने को लेकर राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कह रहा है पहले था कि नहीं चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ था कि अब जो है चुनौती दी जा सकती है। तो ये तो गलत हो गया, कह रहा नहीं दी जा सकती। तीसरा कह रहा है वित्तीय आपातकाल को रद्द करने के संकल्प को लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो 1 4 दोनों सही है, नहीं की गई है। तो ये 97 नंबर क्वेश्चन था। 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार हमारे संविधान के विशाल आकार के लिए उपयुक्त में से कौन सी जिम्मेदार है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। ये सही है, ये भी सही है। 1 और 2 सही लग रहे हैं। तीसरा, देश की एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना। अरे जरूरतों को पूरा करने के लिए हम संविधान को विशाल आकार क्यों करेंगे। तो 1 और 2 हमको लगता है सही हो जाएगा। 98 का बी ऑप्शन, 1 और 2 और तीसरा वाला गलत है। 99 का क्वेश्चन है कि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण, न्याय तक प्रभावी पहुंच, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रफल, ये चारों जो हैं मूल संरचना में अभी तक आ गए हैं। उन्हें ऐसा निर्णय हुआ है, उस परिभाषा तो दी नहीं गई है मूल संरचना की, केशवानंद भारती मामले 1973 24 अप्रैल 1973 के द्वारा, लेकिन उसमें ये कहा गया है, मतलब कुछ ऐसे केस आए हैं जिसमें मूल संरचना पता चली कि उसको मूल संरचना माना है न्यायालय ने इन चारों को, लेकिन समाजवादी राज्य को अभी तक नहीं माना है। तो केवल 4 ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। फिर है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य में क्या आते हैं। संसद और राज्यों के विधानमंडल आते हैं, संघ की कार्यपालिकाएं, राज्यों की कार्यपालिका आती है, नगर पालिकाएं, पंचायतें आती हैं, LIC और ONGC, सभी ये सब आते हैं, चारों आते हैं। 12 आर्टिकल 12 के राज्य की परिभाषा में ये चारों आते हैं। तो इसलिए चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसको पार्ट 3 में हम कंप्लीट किए थे। अभी टेस्ट नंबर 1 हो गया, 2 तो हुआ है, 3 4 5, अभी 6 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।